नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं भूमि पृथक्करण, लैंड एलियनेशंस। ठीक है, तो भूमि पृथक्करण आखिर होता क्या है, जैसे कि इसकी क्या समस्या है। मतलब कि इसका तात्पर्य ये होता है, जनजातीय लोगों को किन्हीं कारणों से उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। जो जनजातीय लोग होते हैं उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। आंकड़ों से ज्ञात होता है करीब 88% अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 88% जो जनसंख्याएं हैं, 88% अनुसूचित जनजातियां, 88% अनुसूचित जनजातियां कृषि में लगी हुई हैं। जनजातीय लोगों की भूमि के साथ साथ विशेष भावात्मक लगाव है। सदियों से जनजातीय लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर ही रहते हैं। मैदानों में रहने वाले अन्य लोग के समान जनजातीय लोग भी भूमि के भूखे हैं। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी होता है, जैसे कि जनजातीय लोग जो स्थानीय खेती करते हैं, जो जनजातीय लोग हैं जो स्थानीय खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं, उनकी संस्थाएं, उनकी जो संख्याएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दूसरी, वे जनजातीय लोग जो स्थायी रूप से एक स्थान पर बसकर खेती करने लग गए हैं, उनकी संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। स्पष्ट है कि भूमि पर जो जनसंख्या का जो दबाव होता है वो दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता ही जा रहा है। और देश में प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा 1 एकड़ से भी कम है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो आंकड़ा है 7.5 एकड़ और देखा जाए तो 7.5 एकड़ ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और रूस में 4.5, और रूस में कितना है, 4.5 ये रूस में है। और जो 7.5 है, ठीक है, ये यहाँ का था, अमेरिका। तो इस प्रकार भारत में औसतन एक व्यक्ति जो कृषि पर आश्रित है के पास 1.6 एकड़ भूमि है। ठीक है, पास 1.6 एकड़ भूमि है। इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं अवश्य देखने को मिलती है। तथ्यों के अभाव में यह कहना कठिन है कि जनजातीय क्षेत्रों में जोतों का आकार क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जनजातीय विकासखंडों के चुने गांव में भी आर्थिक सर्वेक्षण करवाया और उसके आधार पर ज्ञात हुआ कि जोतों का जो औसत आकार होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो जोतों का औसत आकार होता है 15.59 एकड़ है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाला जिलों में जनजातीय जोतों का आकार क्रमशः 4.40 तथा 5.95 एकड़ पाया गया। इसी प्रकार झारखंड राज्य में भी अधिकांश जोतें अनार्थिक पाई गई। उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सभी जो जनजातियाँ हैं, सभी जनजातीय क्षेत्रों में भूमि संबंधी स्थिति समान नहीं है, लेकिन एक समानता अवश्य है, और यह है अधिकांश जनजातीय कृषकों के पास अनार्थिक जोतें होती हैं। उनकी जोतें जो होती है ना, आकार में बड़ी मालूम पड़ती है, लेकिन अनुपजाऊ मिट्टी, कृषि की परंपरागत विधियों तथा ऋणग्रस्तता के भार के कारण जोतों का जो बड़ा आकार होता है व्यर्थ सा साबित हो जाता है। जिस कारण भूमि पृथक्करण की भावनाएं ग्रसित हो जाती है। भूमि पृथक्करण की जो समस्याएं हैं, यदि हम विचार करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक होता है कि संचार और आवागमन के साधनों के विस्तार ने भी जनजातीय क्षेत्रों को और जनजातीय लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। अर्थात वे लोग अपने अपने विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर इन क्षेत्रों में प्रवेश करते गए। इनमें से जो लोग जनजातीय लोगों की जो भूमि हड़पने के इरादे से उनके क्षेत्रों में पहुंचते हैं, वे इनके लिए अभिशाप के रूप से साबित होते गए। अब देखते हैं
भूमि पृथक्करणी संबंधी कारक। ठीक है, भूमि पृथक्करणी संबंधी कारक क्या क्या कारक थे? भूमि पृथक्करण के कारणों में एक प्रमुख कारण यह है कि जनजातीय लोगों के पास नगद पैसे की कमी उनका पहले नंबर का शत्रु है। जैसे ही ये लोग सभ्य संसार और उसकी दैत्यिक संस्थाओं के संपर्क में आते हैं, उन्हें पैसे की कमी का एहसास हो जाता है। जनजातीय लोगों को विवाह, मेलों तथा त्योहारों के लिए अपने वस्त्र, शराब तथा दिन प्रतिदिन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगद पैसे की आवश्यकता रहती है। कृषि से प्राप्त अपर्याप्त अनाज के कारण उन्हें बाजार से अनाज खरीदना पड़ता है। उन्हें पड़ोस के दुकानदारों से और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है और यह कर्ज ही उनके भूमि से पृथक्करण का प्रमुख कारण होता है। यह साहूकार जो होता है ना, बिना किसी शर्त और सुरक्षा के जनजातीय लोगों को कर्ज देने के लिए तत्पर रह जाते हैं। और जो जनजातीय व्यक्ति को कर्ज लेने के लिए केवल मात्र खाली कागज़ पर ही अपना अंगूठा लगाना होता है। यह अंगूठा लगाकर कागज़ की दास्ता या भूमि से अलग होने का फरमान साबित हो जाता है। तो ये कारक भूमि पृथक्करण के रहे हैं। यद्यपि और भी देखें तो समय समय पर जनजातीय लोगों ने भी सरकार की देखरेख में चलने वाली सहकारी साख समितियों से कर्ज लेने का प्रयत्न किया, लेकिन इस संबंध में उनका जो अनुभव हुआ कोई लाभप्रद प्रमाणित नहीं हुआ। एक अन्य कारक जिसकी वजह से जनजातीय लोगों को साहूकारों से ही कर्ज लेना पड़ता था, वो यह है कि सहकारी समितियां अल्प अवधि के लिए उत्पादक कार्यों के लिए ही कर्ज देती थी, जबकि जनजातीय लोगों को उपभोग और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। और सहकारी समितियों से कर्ज लेने में ये लोग इसलिए भी डरते थे क्योंकि कहीं कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में जेल की हवा ना खानी पड़ जाए, उनके पास जो कुछ है उससे हाथ ना धोना पड़ जाए। अतः अधिक ब्याज देकर भी जनजातीय लोग जो है ना साहूकार से ही उधार लेते थे, उधार लेना पसंद भी करते थे। यद्यपि देखा जाए भूमि से बेदखली या भूमि पृथक्करण की जो समस्या है उन सभी राज्यों में पाई जाती थी जहाँ पर जनजातीय जनसंख्या निवास करती थी। वहाँ पर अत्यधिक हमको क्या देखने को मिल जाता था? भूमि से बेदखल, भूमि पृथक्करण। लेकिन ये समस्या दो राज्यों छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये जो समस्या है दो राज्यों छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में अधिक गंभीर रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की कोरवा जनजाति तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की थारू और बोक्सा जनजाति भूमि पृथक्करण की समस्या के विशेष रूप से शिकार हुए हैं। कोरवा लोग के संपूर्ण क्षेत्र में मुस्लिम साहूकार पाए जाते हैं। इन लोगों को कर्ज देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इनकी केवल एक ही शर्त रहती थी कि कोरवा अपनी कुछ ज़मीन इनके यहाँ गिरवी रखते। निर्धनता और अभाव की स्थिति के कारण कोरवा लोग जो है ना साहूकार को कर्ज वापस नहीं लौटा पाते थे और साहूकार भूमि पर अपना अधिकार जमा लेते थे। ये लोग शराब के शौकीन हैं और शराब पीने के लिए भी इन्हें कर्ज लेना पड़ता था। तो ये सब भूमि पृथक्करण के प्रमुख कारण थे। जनजातीय लोगों की भूमि से बेदखल होने की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के नियम भी बनाए थे, ठीक है, जो समय समय पर अधिनियम भी पारित किए गए। जैसे मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र नियम, मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र नियम 1954 तथा मध्य प्रदेश भूमि लगान अधिनियम 1959 आदि। इसी प्रकार के अधिनियम समय समय पर अन्य राज्यों में भी पारित किए गए हैं, लेकिन इन अधिनियमों का लाभ जनजातीय लोगों को उनकी अज्ञानता और अशिक्षा के कारण नहीं मिल पाया है। और भी है आवश्यकता इस बात की है कि भूमि संबंधी सभी प्रकार के स्थानांतरणों को रोका जाए, ठीक है, भूमि संबंधी सभी प्रकार के स्थानांतरणों को रोका जाए, चाहे वे भूमि के बेचने, भूमि को रहन रखने या भूमि को भेंट के रूप में देने के संबंध में हो। जनजातीय लोगों की भूमि का अजनजातीय लोगों के पक्ष में स्थानांतरण डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर की स्वीकृति के बिना नहीं होना चाहिए, जहां पर इसके जो भूमि पृथक्करण के जो कारक होते हैं उससे बचा जा सके। जनजातीय लोगों को भूमि से बेदखल किए जाने से रोकने के लिए आज तक किए गए प्रयत्नों का कोई लाभदायक फल सामने नहीं आया। इसका प्रमुख कारण यह है कि जनजातीय लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए उत्तरदायित्व प्रशासनिक अधिकारियों में दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी और विश्वसनीयता का अभाव रहा है।
जहाँ पर उसकी जो भूमि पृथक्करण जो भूमि बेदखल था, जहाँ से उनको छुटकारा नहीं मिल पाया है। तो सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक इच्छा शक्ति, ईमानदारी का, विश्वसनीयता का अभाव पाया गया, जहाँ पर सेठ, साहूकार व व्यापारी जनजातियों लोगों का शोषण करने और उनकी ज़मीनें हड़पने में सफलता प्राप्त कर लेते थे। इसके पीछे अधिकारियों का स्वयं का स्वार्थ भी उत्तरदायी था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, जनजातीय लोगों में जन जागृति भी आ गई और उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ रही है, जो यदा कदा आंदोलन के रूप में फूट पड़ती है। तो इस प्रकार ये हो गया भूमि पृथक्करण के कारक और भूमि पृथक्करण को रोकने के सरकारी प्रयास, जो समय समय पर अधिनियम बनाए गए और उसे रोकने के प्रयास किए गए। धन्यवाद।